क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का इंतखाब करें। पार्ट 1, अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी डैश ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल डैश ट्राइंगल नहीं हो सकता। कौन सा ट्राइंगल नहीं हो सकता? आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं हो सकता, या इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता, या स्केलिन ट्राइंगल नहीं हो सकता, या आइसोसेलेस और स्केलिन दोनों नहीं हो सकते। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल की जिसमें एक एंगल 90 और 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड, और हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा बेस से, और हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा परपेंडिकुलर से। जबकि बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। अगर बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएं तो फिर इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कहते हैं। अगर बेस और परपेंडिकुलर इक्वल ना हो तो इस तरह के राइट एंगल ट्राइंगल को स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। जबकि ये पॉसिबल नहीं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर आपस में बराबर, तो ये मुमकिन नहीं होगा। बल्कि 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हमेशा लार्जेस्ट साइड होगा, और जबकि बेस परपेंडिकुलर इक्वल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो इसलिए जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो क्या नहीं हो सकेगा? आइसोसेलेस हो सकता है, इक्विलैटरल नहीं हो सकेगा, स्केलिन हो सकता है, बोथ आइसोसेलेस स्केलिन, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद दूसरा पार्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 90। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 है, जैसे कि हमें पता भी है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90, एंड द अदर टू एंगल्स आर डैश। और दूसरे दो एंगल क्या होंगे? तो यहाँ पे इन दो एंगल्स का जिक्र हो रहा है कि ये क्या होंगे, या इन दो एंगल्स का जिक्र हो रहा है कि ये क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 के बराबर। तो 180 में से अगर 90 ये राइट एंगल बने तो बाकी दो का सम भी 90 के बराबर। तो इस लिहाज से अगर 90 के बराबर हो तो दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 के बराबर हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सपोज यहाँ पे एंगल है ए और दूसरा एंगल है यहाँ पे बी, तो उनका सम अगर 90 के बराबर हो तो ऐसे दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ए इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी एंड बी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। अगर यहाँ पे बी है 30 तो ए होगा 60, अगर बी होगा 45 तो ए होगा 45, अगर बी होगा 70 तो ए होगा 20 डिग्री। इसके बरक्स सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 के बराबर हो। तो ए सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी, बी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। सपोज बी एंगल है 110 तो ए होगा 70 डिग्री, 70 प्लस 110 इक्वल टू 180। अगर बी हो 100 डिग्री तो ए होगा 80 डिग्री, अगर बी होगा 10 डिग्री तो ए होगा 170 डिग्री, अगर बी हो 1 डिग्री तो ए होगा 179 डिग्री। तो ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ऑप्शन में जो और एंगल्स दिए गए वो है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो अगर 90 से बड़ा हो जाए तो यहाँ पे अगर ये 90 से बड़ा हो जाए, ये 90 से बड़ा हो जाए, ये 90 से बड़ा हो जाए, उस सूरत में इन तीनों एंगल का सम 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो जो कि ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं, तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकेंगे। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल भी 180 से बड़ा हो तो ये ट्राइंगल में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर, तो इसलिए रिफ्लेक्स एंगल भी नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए क्या कह रहे थे, इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 90, अगर एक एंगल 90 द अदर टू एंगल्स आर डैश, तो दो एंगल्स उनका सम किसके बराबर होगा? तो वो 90 के बराबर होगा, और जब 90 के बराबर होगा तो वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। पार्ट 3 दिया गया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल को समझ लीजिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल की जिसमें दो साइड बराबर, और जो दो साइड बराबर तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर, और उन एंगल्स को कहते हैं बेस एंगल्स। ये दो बेस एंगल, यहाँ पे अगर 30 डिग्री तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 तो यहाँ पे 45, और जहाँ पे बेस एंगल है तो उस साइड को बेस कहते हैं, और बेस का जो अपोजिट एंगल है वो वर्टेक्स एंगल कहलाता है या वर्टिकल एंगल कहलाएगा। ये जो दो यहाँ पे साइड सेम है तो उनको आर्म्स कहते हैं या लेग्स कहते हैं। तो बातें जरा इसकी तरफ, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर इफ बेस एंगल आर इक्वल टू 42 डिग्री ईच, अगर बेस एंगल में से हर एक 42 के बराबर, जो कि लाजमी होगा क्योंकि बेस एंगल तो बराबर होते हैं, देन वर्टिकल एंगल इज डैश। तो फिर वर्टिकल एंगल क्या होगा?
तो वर्टिकल एंगल, बेस एंगल और बेस एंगल इन तीनों का सम 180 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टिकल एंगल प्लस बेस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल हमें मालूम करना है और बेस एंगल में से हर एक 42 के बराबर है, तो इनकी जगह पे 42 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू 180। तो वर्टिकल एंगल 42 प्लस 42 तो इससे आ जाएगा 84 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल हो जाएगा 180 माइनस 84 96 डिग्री। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 42 डिग्री, बी ऑप्शन 76 डिग्री, सी 84 डिग्री और डी 96 डिग्री। ये ऑप्शन आ जाएगा। पार्ट 4, विच आर द फॉलोइंग एंगल्स सो फॉर्म विद ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। नीचे दिए गए एंगल्स में से वो कौन से एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से मिलके बने और वो सप्लीमेंट्री हो। तो यहाँ पे हम देख लें, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे ये दो एंगल्स हैं ए और बी, तो जो सप्लीमेंट्री होंगे ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स। तो सिर्फ ये दो एंगल्स हैं ए और बी जिनका सम 180 के बराबर होगा, और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे जब 180 के बराबर हो, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और इन दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। और बाकी ये जो दो एंगल्स हैं इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ पे ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 90-90 भी हो सकते हैं, ये 30-30 भी हो सकते हैं, ये 120-120 भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे ये दो पेयर बराबर, ये 30-30 हो सकते हैं, ये 50-50, ये 70-70, तो उनका सम लाजमी नहीं कि 180 के बराबर। इसी तरह ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 30-30 हो सकते हैं, 110-110 हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि उनका सम 180 के बराबर। तो सिर्फ यही दो एंगल्स हैं जिनको हम इंटीरियर एंगल कहेंगे जिनका सम 180 के बराबर। इस तरह अगर हम पैरेललोग्राम की तरफ आए तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस और इन दो पैरेलल लाइंस जो मिलाने वाले ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे ये दो इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 के बराबर, इन दोनों का सम भी 180 के बराबर। इस तरह ये दो पैरेलल लाइंस और इनको मिलाने वाले ये दो ट्रांसवर्सल लाइन, तो इन दोनों का सम 180 के बराबर, इन दोनों का सम भी 180 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम आ जाए तो पहला है अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स नहीं हो सकेंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि उनका सम 180 के बराबर या वो एक के सप्लीमेंट्री हो। तो बी नंबर दिया गया इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हो सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया कि ये दो इंटीरियर एंगल, यहाँ पे ये दो इंटीरियर, इनका सम 180 के बराबर। तो तीसरा ऑप्शन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कोई भी एंगल हो सकते हैं लेकिन लाजमी नहीं कि उनका सम 180 के बराबर। इस तरह करस्पॉन्डिंग एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि उनका सम 180 के बराबर। उसके बाद पांचवा नंबर, इफ टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 40 डिग्री एंड 100 डिग्री। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल 40 डिग्री हो और 100 डिग्री हो, द थर्ड एंगल इज डैश। तीसरा एंगल क्या होगा? तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर और तीसरा साइड डिफरेंट। तो जो डिफरेंट वो बेस और दो बराबर वो आर्म्स या लेग्स। इन दो आर्म्स या लेग्स के साथ जो एंगल बनते हैं वो वर्टेक्स एंगल या वर्टिकल एंगल, और इसके अलावा दो बेस एंगल, और ये आपस में बराबर भी होते हैं। तो तीन एंगल आ गए, वर्टेक्स एंगल, बेस एंगल, बेस एंगल। यहाँ पे तीन के बजाय दो एंगल दिए गए, 40 डिग्री और 100 डिग्री। तो अगर हम 40 डिग्री बेस एंगल को कहें तो ये अगर बेस एंगल हो जाए तो फिर अगेन यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा और ये तीसरा एंगल 100 डिग्री हो जाएगा, और तीनों का सम किसके बराबर आ जाएगा? 180 के बराबर। और अगर हम इसके बरखिलाफ इस तरह करें कि हम बेस एंगल हम 100 डिग्री लें तो दूसरा एंगल भी 100 डिग्री होगा और वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री आएगा, फिर उस सूरत में जो सम होगा वो 240 के बराबर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये पॉसिबल होगा कि बेस एंगल 40 हो और वर्टेक्स एंगल 100 डिग्री हो। तो इससे हमें मालूम हुआ कि 40 के दो एंगल होंगे और 100 का एक होगा, 100 के दो एंगल नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक एंगल 40 दिया गया था, दूसरा एंगल 100, तीसरा एंगल भी 40 होगा, 100 नहीं होगा। इसलिए पहला ऑप्शन है 40 डिग्री, तो ये सही होगा। दूसरा ऑप्शन 80 डिग्री, ये रहा। सी ऑप्शन यहाँ पे 100, तो ये नहीं हो सकेगा, और डी 140 ये भी नहीं हो सकेगा। पार्ट 6, द डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटरल डैश डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। क्वाड्रिलेटरल डैश के अंदर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल फिगर्स को समझ लें।
वो कौन से होते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल फिगर्स वो फिगर्स कि जिसके 4 साइड हों, तो जिसमें स्क्वायर आ रहा है, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट और ट्रेपेजियम आ रहे हैं। तो इसमें जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, तो ये डायगनल कहलाते हैं। ये इसमें डायगनल, यहाँ पे ये डायगनल, ये डायगनल, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करना, ये क्या होगा? बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो यहाँ पे हम बारी बारी हर एक को देख लेते हैं। स्क्वायर में देख रहे हैं कि ये डायगनल बाइसेक्ट कर रहा है इस डायगनल को, और ये डायगनल बाइसेक्ट कर रहा है इस डायगनल को। रेक्टेंगल में ये डायगनल बाइसेक्ट कर रहा है इस डायगनल को, और ये डायगनल बाइसेक्ट कर रहा है इस डायगनल को, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। रोम्बस में ये डायगनल बाइसेक्ट कर रहा है इस डायगनल को, और ये डायगनल बाइसेक्ट कर रहा है इस डायगनल को। इस तरह यहाँ पैरेललोग्राम में ये डायगनल बाइसेक्ट कर रहा है इस डायगनल को, और ये डायगनल बाइसेक्ट कर रहा है इस डायगनल को। तो इन चारों में दोनों डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस तरह अगर हम काइट की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे ये जो डायगनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस डायगनल को, लेकिन ये डायगनल इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये और ये बराबर नहीं है। और रही बात ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम में भी डायगनल बाइसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, चाहे वो स्केलियन ट्रेपेजियम हो या फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो। तो अब हम आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरफ। द डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटरल डैश डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। किस क्वाड्रिलेटरल में बाइसेक्ट नहीं करते? तो स्क्वायर के अंदर नहीं करते तो रॉन्ग होगा, स्क्वायर में तो करते हैं। रेक्टेंगल में नहीं करते तो रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते थे एक दूसरे को। काइट में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, तो हाँ यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। काइट में एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा था, लेकिन ये वाला इसको नहीं कर रहा था। और जबकि रोम्बस में दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, काइट। और जो ट्रेपेजियम था तो वो भी बाइसेक्ट नहीं करते, तो अगर यहाँ पे वो ऑप्शन होता उसका ट्रेपेजियम का तो फिर हम वो चूज कर लेते। पार्ट 7, इन विच क्वाड्रिलेटरल देयर आर नो पैरेललाइंस। किस क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललाइंस नहीं होते? तो क्वाड्रिलेटरल फिगर ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल फिगर, तो इसमें पैरेललाइंस का एक पेयर, ये दूसरा पेयर, यहाँ पे पैरेललाइंस का एक पेयर और ये दूसरा पेयर, यहाँ पे पैरेललाइंस का एक पेयर, ये दूसरा पेयर, यहाँ पे पैरेललोग्राम में पैरेललाइंस का एक पेयर और ये दूसरा पेयर। लेकिन काइट में पैरेललाइंस का कोई पेयर नहीं होता, यहाँ पे न ये दो आपस में पैरेललाइन, न ये दो आपस में पैरेललाइंस, इसमें कोई नहीं। और यहाँ पे ट्रेपेजियम के अंदर पैरेललाइंस का एक पेयर होगा और दूसरा पैरेललाइंस का पेयर नहीं होगा। तो ऑप्शन में बताया गया है कि किस क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललाइंस नहीं होते, तो स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल में पैरेललाइंस होते हैं, काइट के अंदर नहीं होते। न ये आपस में पैरेलल और न ये आपस में पैरेलल, तो काइट होगा। और ट्रेपेजियम तो उसके अंदर पैरेललाइंस का एक पेयर होता है, दूसरा नहीं होता। पार्ट 8, इन विच क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। किस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स बराबर नहीं होते? तो स्क्वायर दिया गया, रेक्टेंगल, रोम्बस और ट्रेपेजियम, तो हम तमाम को देख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल फिगर्स को। यहाँ पे ये अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इनमें अपोजिट की बजाय सारे एंगल बराबर होते हैं। अगर हम कहें कि इस स्क्वायर में अपोजिट एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब ये भी होगा कि 90-90 भी हो सकता है और 60-60 भी हो सकता है, 70-70 भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए हम ये बात नहीं करेंगे कि अपोजिट एंगल बराबर हो, बल्कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। इस तरह रेक्टेंगल की भी सेम स्क्वायर की तरह ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो इन दोनों में तमाम एंगल बराबर। और फिर उसके बाद रोम्बस की तरफ जब हम आते हैं या पैरेललोग्राम की तरफ, तो उसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो रोम्बस में ये दो एंगल आपस में बराबर, ये अगर ए तो ये भी ए, ये अगर बी तो ये एंगल बी बी। इस तरह यहाँ पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल बराबर, अगर ये ए तो ये ए, अगर ये बी तो ये बी एंगल। काइट की तरफ जब हम आते हैं तो उनमें अपोजिट एंगल का एक पेयर बराबर नहीं होता। सपोज यहाँ पे ए एंगल तो यहाँ पे होगा बी, जबकि दूसरा पेयर बराबर होगा। यहाँ पे अगर है सी तो यहाँ पे भी होगा सी। और उसके बाद जब ट्रेपेजियम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अपोजिट एंगल बराबर नहीं होते, तो यहाँ पे ए, ये बी और यहाँ पे ये सी और ये डी। तो इन विच क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, किस में बराबर नहीं होते? तो स्क्वायर में बराबर होते हैं। इन जनरल तो हम ऐसे कहेंगे तमाम एंगल्स बराबर, लेकिन चूंकि यहाँ पे 90-90 है तो इसलिए इसको भी हम यही कहेंगे कि इसमें भी बराबर है 90-90 की सूरत में। रेक्टेंगल में भी क्या है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, तो इस लिहाज से बराबर, वैसे सारे एंगल बराबर। और सी नंबर है रोम्बस, तो रोम्बस में अपोजिट एंगल वो भी बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम भी बराबर होते हैं। और ट्रेपेजियम तो इसमें बराबर नहीं होते, जबकि काइट तो इसमें एक पेयर बराबर होता है जबकि दूसरा पेयर बराबर नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा ट्रेपेजियम। पार्ट 9, अ पॉलीगन इज सेड टू बी डैश। एक पॉलीगन को क्या कहा जाता है? इफ एट लीस्ट वन एंगल इज रिफ्लेक्स, अगर कम से कम एक एंगल रिफ्लेक्स हो।
तो यहाँ पे हमने दो पॉलीगॉन लिए हुए हैं। तो इस पॉलीगॉन में हम देख रहे हैं कि ये एंगल 180 से बड़ा और यहाँ पे ये एंगल भी 180 से बड़ा। तो ऐसा एंगल कि जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो हर वो पॉलीगॉन की जिसमें कम से कम एक रिफ्लेक्स एंगल मौजूद हो, यानी 180 से बड़ा और 360 से छोटा एंगल मौजूद हो, तो उस पॉलीगॉन को कहेंगे कनकेव पॉलीगॉन। तो यहाँ पे दो एंगल मौजूद है रिफ्लेक्स एंगल, तो इनको हम कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। या फिर एक ऐसा पॉलीगॉन कि जिसमें एक डायगोनल आउटसाइड बने या फिर इससे जायद बने, तो उस पॉलीगॉन को भी कनकेव पॉलीगॉन कहा जाएगा। जबकि जो कन्वेक्स पॉलीगॉन है उसमें जितने भी एंगल्स होंगे वो तमाम के तमाम वो 180 से लेस होंगे, लेस देन 180। तो वो ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं, एक्यूट भी हो सकते हैं। तो ये लेस देन 180 डिग्री होंगे। यहाँ पे जितने भी डायगोनल बनेंगे वो सारे के सारे इनसाइड बनेंगे, कोई आउटसाइड नहीं बनेगा। पार्ट 10, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर रेक्टागन इज डैश। रेगुलर रेक्टागन का एक्सटीरियर एंगल डैश होता है। तो ऑक्टागन 8 साइडेड पॉलीगॉन और रेगुलर का लफ्ज जो यूज किया जाता है तो वो इक्वल साइड्स के लिए। तो ऐसा ऑक्टागन जिसके तमाम साइड बराबर, उसको रेगुलर ऑक्टागन कहा जाएगा। तो उसके एक एक्सटीरियर एंगल को मालूम करेंगे। तो चूंकि इसमें तमाम एंगल बराबर होते हैं तो ऑक्टागन है, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल को मालूम करने के जो फार्मूला है वो 360 डिग्री डिवाइड बाय एन है। तो यहाँ पे एन से मुराद नंबर ऑफ साइड, तो 360 डिग्री नंबर ऑफ साइड ऑक्टागन के लिए होते हैं 8। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जार, 8 4 जार 32 और 4 यहाँ पे चला जाएगा 40 बनेगा। तो 8 5 जार 40 डिग्री, तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल रेगुलर ऑक्टागन के लिए हो जाएगा 45 डिग्री। पार्ट 11, इफ अ फिगर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इट इज नोन एज डैश। अगर एक फिगर को डिवाइड किया जाता है दो बराबर हिस्सों में तो इस अमल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर हम ले रहे हैं और इसको हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इस फिगर का एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो, जैसे कि मिरर के अंदर इमेज बनता है आखिर का, तो अगर इस तरह के फिगर्स हों दोनों तो फिर इस तरह की डिवीजन को कहेंगे रिफ्लेक्शन। और अगर फिगर इस तरह हो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे सेम तो है ये और ये सेम तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो तो फिर इसको रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, बल्कि ये काम कर फिगर आ जाएंगी इससे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम डिवाइड करें कुछ इस तरह के जैसे कि मिरर इमेज हो तो फिर वो कहलाएगा रिफ्लेक्शन। पार्ट 12, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डैश। रेगुलर हेक्सागन की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वो बराबर होता है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। किसी रेगुलर पॉलीगॉन में जितने भी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे तो उतना उसका ऑर्डर होगा। अगर यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी तो ऑर्डर उसका 2, अगर 10 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी तो ऑर्डर भी 10 होगा। और नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ साइड के। इस पॉलीगॉन में जितने भी साइड होंगे उतने नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री और उतना ही उसका ऑर्डर होगा। तो अगर हम स्क्वायर की एग्जांपल ले लें तो उसमें है 4 साइड, तो 4 साइड तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री और 4 उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर रेगुलर पेंटागन की बात की जाए तो उसमें 5 साइड्स, तो उसमें 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री और 5 उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर रेगुलर हेक्सागन की बात की जाए तो उसमें 6 साइड्स, तो 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री और 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर रेगुलर डेकागन की बात की जाए तो वहाँ पे 10 नंबर ऑफ साइड, तो 10 लाइन ऑफ सिमेट्री और 10 उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। हेक्सागन में क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड 6 होते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 6 होगा। पार्ट 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नीचे दिए गए किस क्वाड्रिलेटरल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने ये ड्रा किए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, रोम्बस, साइड, स्केलिन, किस में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर मौजूद होते हैं, यहाँ पे ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और यहाँ पे ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 हैं इसमें। और रोम्बस के अंदर तो वो यहाँ पे एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री और दूसरा ये, इसमें भी 2 हैं। और गाइड के अंदर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री और स्केलिंग के अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस में तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और गाइड के अंदर
तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री, और स्केलिन ट्रायंगल तो इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें कोई लाइन नहीं है। पार्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज नो रोटेशनल सिमेट्री। नीचे दिए गए क्वाड्रिलेटरल में से किसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती? तो रोटेशनल सिमेट्री है क्या? रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर ये है कि अगर एक फिगर को 360 डिग्री के लिए रोटेट किया जाता है तो वो अगर ओरिजिनल फिगर से मैच करता है उसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद होगी। वैसे अगर हम देखें कि कोई भी फिगर हो, अगर उसको हम 360 डिग्री के लिए रिवॉल्व करते हैं तो आफ्टर 360 डिग्री वो अपने ओरिजिनल फिगर जैसा ही नजर आएगा, लेकिन हम उसके मुतालिक कहेंगे कि उसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। अगर 360 डिग्री के अंदर अंदर वो अपने आप को 2 बार रिपीट करे या ज्यादा बार रिपीट करे तो फिर उसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। तो रोटेशनल सिमेट्री की डिस्कशन से हमें ये मालूम हुआ कि ऐसे फिगर के जिनके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी ये हो तो फिर उसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद होगी, और जिसका ऑर्डर होगा 1 तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं होगी। हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं? तो रोटेशनल सिमेट्री की मौजूदगी के लिए हम ऑर्डर को देखेंगे। तो अगर ऑर्डर हुआ 2, 3, 4, 5 तो फिर रोटेशनल सिमेट्री होगी, अगर ऑर्डर होगा 1 तो रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल होगा नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री के, और वो फिर इक्वल होगा नंबर ऑफ साइड के। यानी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए जितने नंबर ऑफ साइड होंगे उतना उसका ऑर्डर। अगर 4 साइड है तो 4 उसका ऑर्डर, अगर 10 साइड है तो 10 उसका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन इर्रेगुलर पॉलीगॉन में सिर्फ ये 2 बराबर होते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, और जबकि ये 2 बराबर नहीं होते, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ साइड और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। तो अगर हम एग्जांपल ले लें रेक्टेंगल की कि उसमें है 4 साइड, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो सिर्फ 2 होंगी। तो 4 है, यहाँ पे है 2, और यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे ऑर्डर उसका हो जाएगा 2। अगर हम बात कर लें उसकी रोम्बस की, तो नंबर उसमें नंबर ऑफ साइड है उसमें 4, लेकिन नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें है 2, लेकिन ये 2 बराबर नहीं हो रहे। तो अगर ये 2 है तो ये भी 2, लेकिन ये 2 बराबर होंगे इर्रेगुलर के लिए। तो अब हम यहाँ पे आते हैं इसकी तरफ, रेक्टेंगल की तरफ। तो रेक्टेंगल में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है 2, 1 और ये 2, ये 2 है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 2, और जब 2 होगा तो हम कहेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है। और अब आते हैं जरा उसकी तरफ, रोम्बस की तरफ। तो रोम्बस के अंदर है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री जब होंगी तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2। तो एक बार फिर यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो 2 ऑर्डर आ जाएगा। 2 ऑर्डर जब होगा तो फिर रोटेशनल सिमेट्री मौजूद होगी। उसके बाद काइट पे आते हैं। तो काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो जब 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 1 होगा, और जब 1 होगा तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। स्क्वायर भी देख लेते हैं। तो स्क्वायर में क्या है कि उसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। तो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 4 हो जाएगा। तो 4 का मतलब ये है कि ऑर्डर 4 तो सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री में मौजूद है। 15 नंबर, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग स्ट्रेट लाइन। किसी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करना क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा ट्रांसलेशन।